हमारे जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति को एक नई चेतना और एक नई ऊर्जा देती है। निशंक जी के साहित्य पे चर्चा करना अपने आप में बहुत सुखद लगता है। निशंक जी आधुनिक कहानी, आधुनिक कथा साहित्य के वो आधार स्तंभ है जिन्होंने कहानी को नया जीवन दिया है। कहानी को जो इधर से उधर, यहाँ से वहां, पहाड़ से नदी, नदी से सागर, और कहानियों को भी उसी दिशा के साथ लेकर आगे बढ़ते रहे हैं। निशंक जी के रचना संसार के साथ साथ उनके कहानी और उनके जीवन में भी वह सभी चीजें हमें दिखाई देती हैं। निशंक जी की आज जिस कहानी पर हम चर्चा कर रहे हैं, एक बेड और खाली हो गया, और कहानी अपने आप में मर्म और संवेदना को अपने अंदर समेटे हुए है। कहानी बहुत कुछ कहती है, कहानी आंखों से बोलती है। कहानी के अंदर ऐसी संवेदना है जो पाठक जब पढ़ता है तो उन शब्दों के अंदर अपने आप बंधता हुआ चला जाता है, और जैसे कहानी के अंत में है कि वह फूट फूट कर जब रोता है तो उसके अंदर की जो सुगबुगाहट है वो हमें दिखाई दे जाती है। महानगरीय जीवन और उसकी चेतना में फंसकर आदमी कैसे जीवित रह पाता है, तो उस जीवन को जो निशंक जी ने लिखा है, केवल कहानी का नाम एक बेड और खाली हो गया नहीं है, कहानी के अंदर बहुत सारे तत्व हैं। और इस कहानी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में श्री मोहन चंद्र जोशी जी, मैं इनका व्यक्तित्व पढ़ रहा था, बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व है, पत्रकार, लेखक, स्तंभकार, और मैं कहूं साहित्य, काव्य, गीत, कौन सी ऐसी विधा है जिसमें आपने नहीं लिखा। वर्तमान के साहित्य में आपका नाम बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा, और हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। और निशंक जी के रचना संसार पर आपको सुनेंगे हम। हमारे साथ वक्ता के रूप में डॉक्टर रजत शर्मा जी जुड़े हैं, जो लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं, और वो भी वर्तमान साहित्य के अंदर वर्तमान कथा साहित्य और समीक्षात्मक अध्ययन अपना रखते हैं। इनका भी अपना बड़ा व्यक्तित्व है, इनको भी हम वक्ता के रूप में सुनेंगे। अध्यक्षा के रूप में मैं श्रीमती डॉक्टर आशना नेगी जी का भी स्वागत करता हूं। एकदम ऊर्जावान और अपने ऊर्जा के साथ साथ अपनी मुस्कुराहट, अपनी चेतना को हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखती हैं। हमारी छोटी बहन, बेटी, मतलब हमेशा एकदम ऊर्जा। अध्यक्षा हमें हम पद के हिसाब से कहते हैं, लेकिन हमारे साथ मतलब कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। और कहानी की दुनिया को मैं ये कहता हूं, जब कहानी की दुनिया में नाम लिया जाएगा तो आपका भी आदर के साथ नाम जुड़ेगा, क्योंकि आपने कहानी के इस जीवन को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। क्योंकि मंच पर बोलना, हम तो अगले सप्ताह फिर कोई दूसरा वक्ता और दूसरा संचालन हो जाता है, लेकिन एक लाइन के साथ जुड़े रहना और उसके साथ 100% अपना देना, तो कहानी यही चाहती है। कहानी के अंदर कल्पना होती है, कहानी के अंदर उत्सुकता होती है, कहानी के अंदर रोचकता होती है, कहानी के अंदर जिज्ञासा होती है, कहानी समाज से जोड़ती है। आपके अंदर भी वो सारी चीजें दिखाई देती हैं, क्योंकि कहानियों पर आप भी लंबा जुड़कर जब हमारे साथ बैठती हैं तो आपका हृदय से मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ श्रीमती आशना नेगी जी के साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर बेचैन कांडियाल जी भी प्रत्यक्ष रूप में जुड़े रहते हैं। ब्रजेश नारायण जी जो कहानी को हमारे साथ जो दिखाते भी हैं और उसका वाचन और दृश्य दोनों ब्रजेश नारायण जी करते हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे परम आदरणीय गुरु जी योगेंद्र नाथ शर्मा जी, वो हमारे को एक चेतना देते हैं, वो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। मैं आदरणीय गुरु जी का भी इस मंच से स्वागत करता हूं। जैसा कि इस मंच की गरिमा के साथ हम जुड़े रहते हैं, तो सबसे पहले हम कहानी को सुनते हैं ब्रजेश नारायण जी का आवाज और उनके छायाचित्र के साथ, और फिर हम सब कहानी को सुनने और देखने के बाद वक्ता और फिर मुख्य वक्ता, जैसा कि मंच का आदेश है, फिर पहले वक्ता को सुनते हैं, फिर मुख्य वक्ता को सुनते हैं। दोनों का समीक्षात्मक अध्ययन हमारे साथ होता है। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं। और जो YouTube पर हमारे साथ जुड़े रहते हैं, अभी एक संदेश आ गया है, YouTube पर जो हमारे साथ लाइव जुड़े रहते हैं, वो सारे दर्शक, वो हमारे साथ सारे मित्र, वो हमारे सारे सहयोगी, मैं उनका भी आभार और स्वागत करता हूं। क्यों? क्योंकि वो हमें जैसे ही 4 बजते हैं टिल हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो हम सबका स्वागत करता हूं, मैं इन सबका स्वागत करता हूं। पहले कहानी को सुनते हैं ब्रजेश नारायण जी की आवाज में, और फिर वक्ता और मुख्य वक्ता को सुनते हैं, उनका समीक्षात्मक अध्ययन जो कहानी पर होगा वो सुनते हैं। चलिए पहले कहानी का ब्रजेश नारायण जी की आवाज और उनके चित्र के द्वारा हम देखते हैं कहानी को। एक बेड और खाली हो गया।
दयाल निशंक जी की एक और कहानी लेकर। ये कहानी ली गई है उनकी पुस्तक एक कहानी और से। कहानी का शीर्षक है एक और बेड खाली हो गया। अरे राजू, जल्दी से आओ, एक और बेड खाली हो गया। जल्दी से डेड बॉडी हटाकर चादर बदल दो और जिसका अगला नंबर हो उसे बेड दे दो। नर्स सिस्टर रोजी ने वार्ड बॉय राजू को आवाज देते हुए कहा। रोजी की आवाज सुनते ही जमीन पर लेटे हुए कई मरीजों ने आशापूर्ण नजरों से राजू की ओर देखा कि शायद अब उनमें से किसी एक मरीज को जमीन छोड़ चारपाई नसीब हो जाए। कौन है इनके साथ? जल्दी से बताइए। डेड बॉडी कहाँ लेकर जाना है? टाइम नहीं है अपने पास, बहुत काम करना है अभी। राजू लगभग चिल्लाते हुए बोला। पिता की मृत्यु का सुरेश अभी शोक भी नहीं मना पाया था कि अब पिता की लाश उठाकर बेड खाली करवाने की जल्दबाजी देखी। मैं दिल्ली में बिल्कुल नया, अपने दो एक रिश्तेदारों को बुलवा लूं, तभी पिता की लाश ले जा पाऊंगा। सुरेश ने दुख मिश्रित आग्रह करते हुए कहा। इतना टाइम नहीं है अपने पास, देखते नहीं मरीजों की लाइन लगी पड़ी है। रोजी कटु स्वर में बोली। फिर राजू से बोली, जब तक इसके रिश्तेदार आते हैं तब तक डेड बॉडी मोर्चरी में डाल दो। बहुत सारे मरीज लाइन में हैं, जल्दी से बेड खाली करवाओ। और थोड़ी ही देर में राजू ने सुरेश के पिता की लाश को मोर्चरी में डालकर तुरंत ही बिस्तर की चादर बदल दी। अब वह किसी अन्य मरीज को फर्श से उठाकर बिस्तर दिलवाने की जल्दबाजी में व्यस्त हो गया था। ऐसे ही मौके तो उसे कुछ ऊपर की कमाई का अवसर देते थे। जमीन से उठकर बिस्तर पर लेटने की एवज में दर्द से कराते गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के रिश्तेदारों को ये सौदेबाजी बुरी भी नहीं लगती थी। पिता की लाश को मोर्चरी में छोड़ सुरेश अस्पताल के समीप स्थित पीसीओ बूथ पर फोन करने चला गया। अपने मामा, जिनके सहारे पर वो पिता का इलाज करवाने पहाड़ गांव से दिल्ली आया था, को पिता की मृत्यु की खबर देने के पश्चात जब उसने दूसरा फोन मिलाने का प्रयास किया तो लाइन में खड़ा एक आदमी लगभग चिल्लाकर बोला। अरे इतने सारे फोन करने थे तो कहीं और जाते, देखते नहीं लाइन में कितने लोग खड़े हैं। दरअसल मेरे पिता की मृत्यु हो गई है और उसकी खबर रिश्तेदारों को देनी थी, इसीलिए। सुरेश की उंगलियां फोन पर ही रुक गई थी। अरे तो किसी एक रिश्तेदार को बताकर उसे ही सबको बताने को कह दो, हमारा टाइम क्यों खराब कर रहे हो? उस व्यक्ति का स्वर अब और भी उग्र था। आप एक और फोन कर किसी एक सगे संबंधी को सूचित कर दीजिए। क्या बताएं बेटा, यहाँ सभी को जल्दी, किसी के जीवन मरण से यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्पताल है, रोज पता नहीं कितनी मौतें होती हैं। सुरेश के ठीक पीछे खड़े व्यक्ति ने विनम्रता से कहा। उसका स्वर सुरेश को तपती रेत में ओस की बूंद के समान प्रतीत हुआ। तुरंत ही कांपती उंगलियों से उसने अपनी बहन के ससुराल में फोन मिलाया और उन्हें अन्य संबंधियों को सूचित करने का आग्रह कर सुरेश मोर्चरी के बाहर खड़ा हो गया। मामा जी और जीजा जी को आने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा, वो भी तब जबकि आज छुट्टी का दिन है, नहीं तो और भी मुश्किल हो जाती। प्रतीक्षा का यह समय उसे वापस अपने गांव ले गया। पिता की बीमारी कई महीनों से ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के समीपवर्ती अस्पताल के चक्कर काट काट कर सुरेश परेशान हो गया था, किंतु उन पर दवाइयों का कोई प्रभावकारी असर नजर नहीं आ रहा था। देखिए, इनके कुछ परीक्षण करने होंगे, यहाँ पर तो ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तभी बीमारी पकड़ में आएगी। गांव के समीपवर्ती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया था। डॉक्टर की राय सुनकर माँ सुरेश के पीछे लग गई थी। बेटा, इन्हें जल्दी से दिल्ली ले जा, सुना है वहाँ बहुत बड़े बड़े अस्पताल है। कल सुबह ही पैठानी जाकर अपने मामा को फोन कर बता दे कि तू पिताजी को लेकर दिल्ली आ रहा है, वो सब इंतजाम कर देगा। क्या करूं बेटा, इनकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। माँ की बात सुरेश टाल नहीं पाया। वैसे वो भी तो इतने महीनों से पिता की हालत देखकर परेशान था। शायद दिल्ली में डॉक्टर उनकी बीमारी का पता लगा पाए और वे ठीक से इलाज कर पाए। सुरेश गांव के पास ही स्थित प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक था। उसकी 2 बड़ी बहनें थीं, जो कि विवाहित थी और अपने अपने घरों में प्रसन्न थी। दूसरे दिन सुबह सुबह ही पैठानी जाकर सुरेश ने मामा और बड़ी बहन को फोन कर गंभीर रूप से बीमार पिता को दिल्ली लेकर आने की सूचना दी और स्कूल से छुट्टी लेकर पिता को लेकर दिल्ली रवाना हो गया। इन परिस्थितियों में बहन के घर जाना उसने उचित नहीं समझा और पिता को लेकर मामा के घर चला गया। मामा का घर देखकर सुरेश हतप्रभ रह गया था। एक कमरा, साथ में छोटा सा किचन और छोटी सी गैलरी जिसमें बच्चों का कुछ सामान रखकर कमरे का रूप दे दिया गया था। कहाँ रहेंगे यहाँ इतने लोग? मामा का स्वयं भी 4 लोगों का परिवार था, मामा, मामी और उनके 2 बच्चे। वही कैसे रह पाते होंगे? उस पर 2 और लोग रहने आ गए। इस घर से बड़ी तो उनकी गौशाला है, सुरेश मन ही मन सोचता रह गया था।
अपने मन को तसल्ली देते हुए सोचा कि चलो कुछ ही दिनों की तो बात है, पिताजी की हालत में सुधार होते ही वो तुरंत यहाँ से चला जाएगा। जीजा जी को कल ही अस्पताल में दिखवा देंगे। हमारे गांव का एक व्यक्ति वहां नौकरी करता है और मैंने उसी से कह दिया है कि थोड़ा जल्दी दिखवा देना, वरना यहाँ तो महीने लग जाते हैं। भोजन के वक्त मामा जी ने कहा तो सुरेश कुछ आशान्वित हुआ। यहाँ की स्थिति देखकर मामा मामी पर अधिक समय तक कदापि बोझ नहीं बनना चाहता था वो। अगले दिन पिता को लेकर अस्पताल पहुंचा तो वहाँ की भीड़ देखकर दंग रह गया। लग रहा था कोई कोई मेला लगा हो, पहाड़ के किसी कौथिक की तरह। अस्पताल में लगी भीड़ देखकर एक पल को तो सुरेश हताश हो गया था। यदि इस भीड़ में वो आज पिता को डॉक्टर को ना दिखा पाया तो 2 दिन से पैठानी बाजार में उसके फोन का इंतजार कर रही माँ को आज साय को वो क्या जवाब देगा। सौभाग्यवश 4 घंटे की प्रतीक्षा के बाद जब उसके पिता का नाम पुकारा गया तो सुरेश की जान में जान आ गई थी। डॉक्टर ने प्रारंभिक जांच कर कुछ टेस्ट करवाने को कहा और टेस्ट की रिपोर्ट लेकर कल मिलने को कहा। मामा जी ने फिर अपने गांव के उसी व्यक्ति से कहलवाकर जल्दी से टेस्ट करवा ली। उसके उपरांत आरंभ हुए सुरेश के अस्पताल के चक्कर। कभी कोई रिपोर्ट लेना तो कभी कोई। मामा जी भी रोज रोज नहीं आ सकते थे क्योंकि प्राइवेट नौकरी जो थी उनकी, वे बेचारे आखिर कब तक छुट्टी लेते। सुरेश की दौड़ धूप और मामा जी के परिचित के सहयोग से लगभग 1 सप्ताह बाद जब सभी जांच रिपोर्ट मिल गई तो सुरेश आश्वस्त हुआ था कि अब पिता का उपयुक्त इलाज संभव हो पाएगा और वो सुकून से अपने गांव वापस जा पाएगा। कुछ दिन बाद ही वो महसूस करने लगा था कि मामी परेशान रहने लगी। पिता की बीमारी के कारण दिल्ली में रहने वाले रिश्तेदारों का आना जाना भी होने लगा था। मामी वैसे तो कुछ न कहती, लेकिन बच्चों पर बार बार उनका बिगड़ना उनके स्वभाव में आए परिवर्तन को स्पष्ट बयां कर देता था। एक बार दबी जुबान में उसने पिता को कुछ दिनों के लिए दीदी के घर ले जाने की सलाह दी थी तो मामा ने डांट कर उसे चुप करा दिया। क्यों, क्या हमारा घर छोटा लग रहा है तुझे जो बहन के घर जाएगा? उसके सास ससुर भी साथ में रहते हैं और दिल्ली में हम जैसे सामान्य लोगों के पास इतने ही बड़े घर हैं। रात होते ही चारपाइयों के नीचे से चारपाइयां निकालकर ही सब लोग रात गुजारते हैं। बेटा ऐसी ही है यहाँ की जिंदगी, इसलिए तो परेशान मत हो और ढंग से जिया जी का इलाज करा। इनकी हालत तो काफी खराब है, आंतों का इन्फेक्शन काफी बढ़ चुका है, इन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। डॉक्टर के इतना कहते ही सुरेश एक पल को तो घबरा गया, किंतु अगले ही क्षण उसे ठीक भी लगा कि अब उन्हें मामा जी के घर में और नहीं रहना पड़ेगा। अस्पताल पहुंचते ही वार्ड बॉय ने मरीजों से भरे हुए एक बड़े से हॉल में जमीन पर एक गद्दा बिछाकर पिताजी को वहां पर लेट जाने का आदेश दिया तो सुरेश का खून खौल उठा। अरे, इतने बीमार और बुजुर्ग आदमी को जमीन पर लिटाते हुए शर्म नहीं आती तुमको? उनके लिए बिस्तर का इंतजाम नहीं हो पाया क्या? जोर से मत बोलो बाबूजी, ये दिल्ली है, दिल्ली। रोज ना जाए कितने मरीज भर्ती होते हैं, इतने बेड नहीं है यहाँ पर। कोई बेड खाली होगा तो मिल जाएगा, वार्ड बॉय तल्खी से बोला। थोड़ी देर में नर्स आई तो जमीन पर लेटे हुए पिता को कुछ दवाइयां खिलाने का निर्देश दे गई और उनकी बाह पर ग्लूकोज चढ़ा गई। जिस बेदर्दी से उसने सुई उनकी बाह में चुभोई उसको महसूस कर सुरेश की तो आह निकल गई थी, लेकिन नर्स के चेहरे पर कोई भाव न था। सुरेश को लगा ये सब जैसे मशीन हो, चेहरे पर बिना किसी भाव के ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं मानो रोबोट हो। मरीज के दुख दर्द से इनका कोई लेना देना नहीं है। 2-3 दिन बाद मामा के उसी परिचित की बदौलत पिता को एक अदद बेड मिल गया था, क्योंकि पास ही के कमरे में एक व्यक्ति ठीक होकर घर वापस जा चुका था। पिता की हालत में अपेक्षा अनुरूप बहुत अधिक सुधार नहीं हो रहा था। पिता के पास बैठे सुरेश को बार बार लगता कि मानो जमीन पर लेटे हुए हर मरीज की निगाह उसी बेड पर लगी है कि कब बेड खाली हो और उन्हें भी एक अदद बेड नसीब हो। सुरेश, क्या हो गया था जी को अचानक? कल शाम तक तो ठीक थे। मामा जी का स्वर सुनकर सुरेश तंद्रा से जागा। मामा जी के साथ जीजा जी और गांव के कुछ और लोग भी आ चुके थे। साहब, इतनी देर तक आपके पिता की लाश को संभाल कर रखा है, क्या उसका मेहनताना नहीं देंगे? मोर्चरी के बाहर खड़े चौकीदार ने खीसे निपोरते हुए कहा तो सुरेश का मन भी तृष्णा से भर उठा। लाश के साथ भी सौदेबाजी। जेब में जो कुछ भी बचा था उसे ललचाई नजरों से देख रहे चौकीदार के हाथ में रख सुरेश व्यथित मन लिए अस्पताल से बाहर निकल आया। इसके बाद कब उसने पिता का अंतिम संस्कार कर उनका अस्थि कलश ले कोटद्वार की बस पकड़कर गांव की ओर प्रस्थान किया, उसे कुछ ज्ञात नहीं। लगता था जैसे पहाड़ से आने के बाद वो भी रोबोट जैसा निष्प्राण हो गया है। बस चलने में अभी कुछ देर थी, किंतु सुरेश को आईएसबीटी पर एक एक पल बस चलने का इंतजार करना बहुत भारी पड़ रहा था। विगत 1 माह में माया अनुभवों को याद कर
वो यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहता था। बस में यात्रा करते हुए पूरी रात उसकी आंखों के समक्ष अस्पताल में घटित एक एक घटना जो उसने स्वयं अपनी आंखों से देखी प्रकट होने लगी। सुरेश सोचने लगा कि क्या यही दिल्ली जैसे महानगरों की झूठी शानो शौकत है, जहाँ की दौड़ती भागती जिंदगी में एक पल रुककर अपने पराये किसी के प्रति भी संवेदना अथवा सहानुभूति के लिए दो शब्द कहने की भी फुर्सत नहीं है। एक पल के लिए वो सोचने को विवश हो गया था कि इससे लाख गुना बेहतर जिंदगी तो हम पहाड़ में जी रहे हैं, जहाँ की माटी में दुनिया भर की दुख विपदा को समेटकर सुख बांटने की परंपरा जन्म जन्मांतर से आज तक भी रची बसी है। दोपहर बाद गांव पहुंचकर उसने बरामदे में पिता का अस्थि कलश रख माँ को यह दुखद समाचार सुनाया तो माँ जोर जोर से चीखती हुई बेहोश हो गई। माँ की चीखें सुनकर पल भर में ही पूरा का पूरा गांव ही नहीं अपितु आसपास के गांव के लोग भी उनके घर एकत्रित होकर सुरेश व उसकी माँ को ढांढस बंधाते हुए सांत्वना देने लगे। अपनों के बीच से सहानुभूति के बोल सुन सुरेश की आंखों से दिल्ली में सूख चुके आंसू एकाएक अश्रुधार बनकर निकल आए और वो फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते जब उसका मन कुछ हल्का हुआ तो वो महसूस कर रहा था कि महानगरों व शहरों में आधुनिकता की चकाचौंध में कब की जिंदा दफन हो चुकी मानवीय संवेदनाएं तो वास्तविक रूप में पहाड़ के कण कण में रची बसी हैं, जिनके बीच आज वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर सका है। बहुत ही मर्म स्पर्शी और संवेदना से भरी इस कहानी एक और बेड खाली हो गया। हम समझे क्या हम कोई बेड है, कोई बिस्तर नहीं है कहीं। हाँ, ये जरूर माना जा सकता है कि हम इस भूलोक पर आए हैं अपनी यात्रा करने के लिए, लेकिन इस यात्रा में हम किस स्थान पर और कैसे हैं यह सोचने की और जानने की बात है। आज सुबह ही मैं जब प्रातःकाल की बेला में घूम रहा था तो एक विचार चला आ रहा था और मस्तिष्क में वो विचार चल रहा था तो आपके साथ साझा ही कर लेता हूँ। कुछ कुछ लोग इस जीवन में धन इकट्ठा करने के लिए आए हैं, कुछ लोग इस जीवन को भोगने के लिए आए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होने के लिए आए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस जीवन में केवल मदपान ही करना है, कुछ लोग इस जीव के स्वाद के लिए आए हैं। ऐसे करके एक संकल्पना मस्तिष्क के अंदर चल रही थी कि कैसे सुरेश के पिता का देहांत हो जाता है, शरीर पूरा हो जाता है और वहां पर सौदेबाजी और सब। निशंक जी ने अपनी इस कहानी में एक मर्म और स्पर्श और संवेदना को जो लिखा ना, अद्भुत। और मैं कई बार निशंक जी की जब कहानियां पढ़ता हूँ तो मैं एक बात कहता हूँ कि निशंक जी की कहानी आंखों से बोलती है और वो प्रयोग करते हैं आंखों का। आंखों से दिल्ली में सूख चुके आंसू, आंखों से दिल्ली में सूख चुके आंसू एकाएक अश्रुधारा बनकर निकल आए। कहने का तात्पर्य है इस महानगर के अंदर केवल और केवल संवेदनाओं का जो मर्म स्पर्शी यानी कि संवेदनाओं को मारकर जो व्यक्ति खड़ा है वो कैसे, यानी कि निशंक जी ने जो कहानी लिखी है वो अद्भुत है। मैं तो कई बार कहता हूँ शिक्षा से शिक्षा मंत्री और पहाड़ से गंगा सागर तक, यानी कि गंगा की उस यात्रा के साथ निशंक जी चले हैं, क्योंकि उनका साहित्य भी वो गंगा सागर ही है। क्योंकि उन्होंने साहित्य की इस वेला में नगर, पहाड़, सामान्य जीवन, हर वर्ग, हर व्यक्ति को लेकर लिखा है। तो मैं निशंक जी के इस साहित्य को, निशंक जी की इन कहानियों को, निशंक जी के रचना संसार को हृदय से प्रणाम करता हूँ कि हमें भी पढ़ने, सुनने और जानने का जो अवसर मिला है कि एक और बेड खाली होगा। कहानी पर हम सबसे पहले डॉक्टर रजत शर्मा जो लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, मैं डॉक्टर रजत शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि अपनी बात को रखें और कहानी के अंदर जो भी रजत जी को लगा है और कहानी के जो भी तर्क, कहानी के अंदर जो भी विचार आपके सामने आए वो रखें। पहले रजत शर्मा जी वक्ता के रूप में। धन्यवाद नीरज जी। मैं पहले जो आयोजक हैं हिमालय विरासत ट्रस्ट उत्तराखंड, उनका धन्यवाद करता हूं कि मुझे ये मौका मिला। ये जो श्रृंखला है, जो कहानी रविवार कहानी वार्ता की जो श्रृंखला है, मैं भी अपने कुछ मौजूदगी जाहिर करूं, उसके लिए आपका धन्यवाद। अगर हम इस कहानी को देखें, जो पूरा विषय इसमें उठाया गया, जो इस विषय की चर्चा रही, तो इसको पढ़ते हुए एक अनुभव तो यह आया कि मैंने इस चीज को
इस विषय को अपने जीवन में देखा है। और लगभग हम देखते हैं कि लगभग हम जो कोई ना कोई जो इस समय 30-40 साल का है या उससे अधिक आयु का है, उसने इस विषय को कहीं ना कहीं भोगा हुआ है। भोगा हुआ इस रूप में कि ये उस समय की तत्कालीन परिस्थिति को भी दिखाता है। इस कहानी के माध्यम से कुछ स्वर भी व्यंजित होते हैं इसमें। यह जो संकलन है वर्ष 2012 का जरूर है, लेकिन इसके कहानी का अगर हम उस परिवेश को देखें, उस समय को देखेंगे, तो ये लगभग 90 के दौर की कहानी है। इसका जो पूरा परिवेश है वो 90 के दौर के का परिवेश है। उसमें समय का इस तरीके से उल्लेख नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें उस समय को इंडिकेट करती हुई या फिर दिखाती है वो कि ये इस समय दौर में है। जैसे कि सुरेश जब पिता की मृत्यु की जानकारी साझा कर रहा है, तो वह कॉल करने जा रहा है, कॉल सेंटर पे जा रहा है और वहाँ पंक्ति लगी हुई है कॉल करने के लिए। हम उसको देखते हैं तो लगभग हमें समझ में आता है। और एक चीज और जो उस दौर में घटित हुई कि जब भारत आजाद हुआ, गांधी जी का विचार था कि हम विकेंद्रित होकर जो शक्ति है वो विकेंद्रित रूप में गांव-गांव तक रहे या कुछ छोटे-छोटे कस्बों में या वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होकर वह कार्य करे। लेकिन समय की धारा आगे बढ़ी और केंद्रीकृत शहर केंद्रीकृत व्यवस्था बननी चालू हुई और धीरे-धीरे उनका विकास होना शुरू हुआ। लेकिन हम 90 के दौर में एक चीज जो प्रमुख रूप से देखते हैं वह जो हमें दिखाई देती है कि शहरों का विकास बहुत तेजी से होता है और शहर केंद्रित व्यवस्थाओं का विकास बहुत तेजी से होता है। और जब हम इस कहानी को देखते हैं, ये दिल्ली के इर्द गिर्द, दिल्ली में सुरेश नाम का एक व्यक्ति है जो अपने पिता को के इलाज के लिए आया है, पहाड़ों से आया है। तब हमें समझ में आता है कि ये केवल दिल्ली ही की बात नहीं है, ये बल्कि उस समय में, उस दौर में जो केंद्रीय शहर केंद्रित व्यवस्थाएं पनपी, इंडस्ट्रीज हम देखते हैं तो वह शहरों के इर्द गिर्द पनप रही है, ऑफिस देख रहे हैं तो वह शहरों के इर्द गिर्द पनप रहे हैं, अस्पताल की व्यवस्था देख रहे हैं तो वह शहरों के इर्द गिर्द हमें डेवलप होती हुई दिखाई देती है। और ऐसे समय में जहाँ केंद्रीकृत व्यवस्था बनती है, वहाँ एक हुजूम का सीधे वहाँ आकर्षित होना सहज है, जो हमने उस समय में भी देखा कि गांव से लोग निकल के बाहर आ रहे हैं, गांव से निकल के शहरों की तरफ जा रहे हैं। एक पलायन जो हम प्रेमचंद की कहानी से देखते हुए आ रहे थे, वह गति और तेजी से होती हुई हमें घटित होती है और वर्तमान स्थिति भी लगभग वैसी ही है। लेकिन ये जो शहरों के प्रति जो आकर्षण था, वो ये कहानी हमें उस दौर को समझने में सहायता करती। बहुत मेरी आयु उस समय की है जिस समय ये दौर चल रहा था, जिस समय हम भी दिल्ली में रहते थे, हमारा भी एक घर था दिल्ली में, और आस पड़ोस के अपने रिश्तेदार जब उनके घर में कोई इस तरह की समस्या होती थी तो वह हमारे यहाँ के रुकते थे और यहाँ से फिर हॉस्पिटल जाते थे। मैं भी खुद कई बार उस प्रक्रिया से गुजरा, तो मुझे कहानी पढ़ते हुए एहसास हुआ कि जो चीज मैंने जी, निशंक जी ने उसको बखूबी इस कहानी में पिरोने का काम किया, या कहा जाए जिस और मेरा ध्यान नहीं गया, या जो जिसको मैंने जिया, लेकिन वो क्या परिस्थितियां थी, क्या कारण थे, वो मैंने इस कहानी के माध्यम से विचार करना आरंभ किया और मुझे ये चीज सामने दिखाई दी कि एक हुजूम जो शहरों की तरफ बढ़ रहा था, वहां सिर्फ मनुष्य नहीं रहा, वो एक नंबर हो गया। जैसे शुरुआत ही कहानी में आता है कि एक बेड खाली हो गया है और रोजी कह रही है कि बेड की चादर बदल दो, कोई और आएगा, अगला नंबर किसका है ये देखो, या अगला नंबर क्या है। तो मनुष्य यहाँ पर इस हुजूम में बदल गया, वह मनुष्य नहीं रहा बल्कि एक व्यवस्था जो भीड़ के हिस्से में है, भीड़ के रूप में है, वो यहाँ दिखाई देती है। यहाँ आने वाला व्यक्ति, उस अस्पताल में आने वाला व्यक्ति और उस अस्पताल में कार्य करने वाला व्यक्ति जो दोनों उस हुजूम का हिस्सा है, वह उस भीड़ का हिस्सा है जिसका जो केवल
मनुष्य और मनुष्य संबंध में नहीं आशित हो गया। तो काम का लोड इतना है कि वह मनुष्य की सीमाओं से भूल चुका है। वह मनुष्य की सीमाओं की बजाय वह स्वयं में अपने आप में एक मशीन बन गया है। आगे निशंक जी उसको कहलवाते भी हैं कि सुरेश कह रहा है कि ये आधुनिक चकाचौंध है, तो एक मशीनी व्यवस्था है। तो उस दौर में जिस तरीके से ये प्रक्रिया चलनी चालू हुई, और हम देखते हैं उसके बाद का दौर भी आता है, अगर इस कहानी में उस पे बात नहीं हुई है, लेकिन जो एक ब्लैंक स्पेस पैदा होता है, शहर केंद्रित व्यवस्था पनपती है और एक ब्लैंक स्पेस पैदा होता है। उस ब्लैंक स्पेस को भरने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स और वो तमाम प्रक्रिया हमें दिखाई देती है। और ये समझना जरूरी था कि आखिर जो हम आज इतने बड़े स्तर पर निजी अस्पताल देखते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमें दिखाई देते हैं, उसके पीछे के क्या कारण रहे, ये कहानी उस कारणों तक हमें लेकर जाती है। सुरेश केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह एक अनुभव है जो लगभग हमारे इर्द गिर्द तमाम लोगों ने उसको जिया। और ये कहानी मुझे इसके माध्यम से स्वयं से भी जोड़ती है। निशंक जी का जो इस कहानी में जिस विषय को उठाया है, वह केवल मेरी कहानी नहीं है, बल्कि लगभग उस आयु वर्ग की कहानी है जो 25 से, करंट सिनेरियो में अगर हम आज के समय में देखें तो 25 वर्ष की आयु से आगे का जितने व्यक्ति हैं वो है इस कहानी से सीधे सीधे जुड़ते हैं। 25 वर्ष की आयु में इसलिए भी मानकर चल रहा हूँ कि आज के दौर में दुनिया को देखने के तरीके बदल गए हैं। पहले के जो पीढ़ी थी वह कुछ दिशाएं हमें देती थी, और मैं वो पीढ़ी हूँ जिसको वो दिशाएं मिली हैं। आगे आने वाली पीढ़ी तक वो दिशाएं पहुंचेंगी नहीं पहुंचेंगी वह कहना मुश्किल है, लेकिन इस रूप में मुझे ये कहानी बहुत प्रभावित करती है। और मैं उत्सुक हूँ कि मोहन जी भी अपने विषय रखेंगे, तो मैं और भी इस कहानी को कैसे देखूं, कैसे समझूं, इसमें मेरे को और जिज्ञासा है कि और इसे किस रूप में समझ सकते हैं। पर मेरे लिए साहित्य एक अनुभूतियों का इतिहास है, और यह मुझे उस समय की अनुभूतियों के इतिहास से परिचित कराता है। यह मेरे लिए सबसे आकर्षण का विषय है। इसी के साथ मैं अपना विषय समाप्त करता हूँ, क्योंकि कुछ मुख्य वक्ता के रूप में मोहन जी ही अगर विषय रखेंगे तो अच्छा है। नमस्कार। धन्यवाद रजत जी, आपने अपनी बात को शुरू किया। 1990 का जो परिवेश आपने कहानी में बताया और समझाया, क्योंकि पीसीओ का वो दौर होता था, और पीसीओ के उस दौर पर लंबा एक इंतजार भी लोगों को रहता था। चाहे वो संदेश कोई भी देना हो तो लोग इंतजार में खड़े रहते थे। तो सत्ता, समाज और परिस्थिति बदलती है तो बहुत कुछ बदलता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। जैसे जैसे युग परिवर्तन हुआ, यदि आप तिरछ कहानी पढ़ते हैं उदय प्रकाश की, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही वर्णन आप देखिए कि कैसे वो बाबूजी शहर में आते हैं और शहर के उस चौक पर जब स्कूल की छुट्टी होती है बच्चों की, तो पत्थर मार देते हैं बालक, और वो फिर बताता भी है उस कहानी को। जब आप पढ़ते हो तो उसमें भी संवेदना की हड्डी टूटी हुई है, वो सब कहानी है। हालांकि हर एक रचनाकार अपनी कहानी में एक जैसी संवेदना नहीं रख पाता, पर मैं निशंक जी को जब भी पढ़ता हूँ, निशंक जी की कहानियों की एक बहुत खूबसूरती मैं कहता हूँ, और मंच से कहते हुए मुझे गर्व भी महसूस होता है। निशंक जी के कथा साहित्य में जाति, धर्म, व्यवस्था कुछ भी नहीं आता, क्योंकि मैंने जितने भी कहानीकार, जिस कहानीकारों को महान कहानीकार बनाकर मंच पर रखा गया कि वो महान कहानीकार है, कहानी का उदय ही वहां से हुआ या उपन्यास का उदय वहां से हुआ, उन सब ने कहानियों के अंदर जो जातिगत व्यवस्था, धर्माचार और जो मतलब जो फैलाया समाज के अंदर, उससे अलग निशंक जी ने स्वतंत्र भारत में एक नए कथा साहित्य को जीवन दिया है। निशंक जी को कलम को प्रणाम है, क्योंकि निशंक जी की कहानियों को पढ़ते हुए कहीं भी आपको कोई भी व्यक्ति किसी ही कहानी में, शायद हो सकता है एक दो कहानी मैंने ना पढ़ी हो, मेरी अज्ञानता भी हो सकती है, लेकिन जहां तक मैंने अब तक का जो साहित्य पढ़ा, आज 75वीं श्रृंखला में हम बैठे हैं
कहानियों की 75वीं श्रृंखला में बैठे हैं और इससे पहले भी कहानियों पर और इनकी पुस्तकों पर चर्चा हुई है निशंक जी की, और बहुत सारा काव्य सौंदर्य भी पढ़ा है, काव्य चेतना भी पढ़ी है। निशंक जी की कहानियों में कहीं कोई लाग लपेट, जाति, धर्म, व्यवस्था, व्यभिचार है ही नहीं। मुझे ये लगता है कि मां सरस्वती ने उनकी कलम से केवल और केवल मानवीय समाज और उसकी संवेदना को लेकर लिखने की ही बात है। बहुत बार मंच से ये कहा जाता है कि एक राजनेता कैसे कथाकार हो सकता है, बहुत बार ये बातें चलती है, पर मैं निशंक जी को राजनेता ना मानकर एक कथाकार ही मानता हूं, क्योंकि उनकी जो संवेदना है वो अद्भुत है, अलौकिक है, वो पार है। वरना राजनीति लोग कथा कहानियों पर ही कर देते हैं। मैं कहता हूं एक राजनीति से कथा कहानी लिखने वाला व्यक्ति कितना पारदर्शी, कितना ट्रांसपेरेंट, कितना आर पार दिखाई देता है समाज को, और कितना आर पार दिखाता है समाज को, ये निशंक जी की कहानियों की खूबसूरती है। निशंक जी की कहानी में कहीं हमें ये सब शब्द नहीं मिलते। आपने बहुत ही सुंदर एक बात कही कि साहित्य अनुभूतियों का इतिहास है। रजत जी, आपने एक बात लाइन मुझे कहा यहाँ जब मंच से सभी सुन रहे थे कि साहित्य अनुभूतियों का इतिहास है, तो मैं अपनी भी अनुभूति ही आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अनुभूतियों का इतिहास है क्योंकि वो अनुभूति होती है, वो लिखता है कहानी का नायक कौन है, नायिका कौन है। निशंक जी इस बात से परे। स्वास्थ्य व्यवस्था पर आपने चर्चा की, स्वास्थ्य व्यवस्था को बताया आपने पूरे व्याख्यान में, और सुरेश व्यक्ति नहीं है, एक अनुभव है, ये आपने बताया, क्योंकि आपने अपना अनुभव भी वहां जोड़कर बताया कि कैसे उस दौर के जो व्यक्ति हैं उन्होंने कैसे इस बात को देखा है, समझा है, झेला है, और उस व्यवस्था पर अपने आपको बहुत बहुत, मैं ये कहूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस कहानी पर अपने सुंदर विचारों को हमारे सामने रखा। अब मैं कथाकार, पत्रकार, साहित्यकार, मैं ये कहूं कि हम सबके मन को पढ़ने वाले, क्योंकि नाम में ही मोहन है और मोहन चंद्र है, और आज करवा चौथ है तो इसलिए चंद्रमा ही देखना है, तो चंद्र मोहन भी है और चंद्र भी है, और फिर जोश तो होगा ही होगा क्योंकि जोशी जी भी है। तो मैं जब पढ़ रहा था बीएससी और फिर एमए हिंदी और फिर पूर्व अध्यक्ष उत्तराखंड पत्रकार और साहित्यकार समिति, फिर आपका थुपुड़ कुमाऊनी काव्य, फिर मोहन गीता कुमाऊनी गीतों का संकलन, फिर केवल आपके लिए हिंदी काव्य संकलन, मतलब हर विधा, चाहे वो काव्य है, चाहे वो गीत है, चाहे वो पत्रकारिता है, आपकी कलम बोलती है। तो मोहन की तो बांसुरी, मैं कहता हूं वर्तमान के मोहन की कलम। तो आदरणीय मोहन जी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। एक कथाकार जब लिखता है और एक कथाकार जब उस पर बोलता है तो वो भी एक अद्भुत ही, वो मैं कहूं समय और व्यवस्था होती है। तो मैं मुख्य वक्ता श्री मोहन चंद्र जोशी जी का इस मंच पर स्वागत करता हूं, कहानी पर अपने विचार को रखे मोहन चंद्र जोशी जी। आदरणीय नीरज भारद्वाज सर, बहुत आभार, धन्यवाद। सुंदर संचालन के लिए आपको बहुत बधाई है। और मैं प्रणाम करता हूं सभी मंच से जुड़े हुए अतिथियों का, जिनमें अभी पूर्व वक्ता हमारे डॉक्टर रजत शर्मा जी को हमने सुना, बहुत सुंदर उनकी समीक्षा के लिए। और हमारी अध्यक्ष महोदया आदरणीय हंसना नेगी जी, बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ डॉक्टर वेद प्रकाश वत्स जी का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया आप लोगों के सानिध्य को प्राप्त करने का। तो बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ हमारे परम आदरणीय बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जिनकी एक किताब कोई मुश्किल नहीं हिंदी काव्य संकलन का मैंने कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किया और मुझे यह अवसर उन्होंने दिया। और आज उनकी कहानी पर मैं बात कर रहा हूँ। यह कहानी, क्योंकि समय कम है, संक्षिप्त में बोलूँगा। एक बेड खाली हो गया, बहुत ही मर्मस्पर्शी है, जिसके अंदर अभाव दिखाई देता है, छूटता है, संवेदनहीनता है, लाचारी है, कसक है, आतुरता है, आर्तनाद है, और माटी से मोह और स्नेह दिखता है, और सामाजिकता का ताना बाना है, और उसके बाद ही जो लोक व्यवहार है और लोक में जो लोभ है, भ्रष्टाचार है, जहाँ पर ऊपर की कमाई का उन्होंने थोड़ा सा
इसमें जिक्र किया है, और जिसके बहुत अधिक तो चरित्र नहीं दिखाई देते। इनमें एक नर्स मिस्टर रोजी दिखाई देती हैं, एक वार्ड बॉय राजू, और सुरेश जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं, और उनकी माँ है, मामा मामी हैं, और उनकी 2 बहनें हैं। इस तरह से और पूरा जो समाज उनको मिलता है, अस्पताल से लेकर टेलीफोन बूथ से लेकर के, और उसके बाद अपने गांव में लौटने के बाद उनका गांव का जो समाज है, यह इसके इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है। और मेरा भी यह अनुभव मुझे इस कहानी से जोड़ता है। वैसे मेरा परिवार पहले मुंबई में रहा है, प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत हमने मुंबई में की, पूर्व में रहते थे। उसके बाद पहाड़ पर आ गए, गरुड़ बागेश्वर में मैं रहता हूँ। यहाँ से मैं पिताजी को एक बार एम्स में ले गया था, उनकी प्रोस्टेट की दिक्कत थी। 1 महीना मैं वहाँ रहा हूँ, और ये कहानी मुझे मेरे अनुभवों से जोड़ती है। मैं इस कहानी के बारे में बात करूँगा कि जहाँ अरे राजू जल्दी आओ और एक बेड खाली हो गया है, और जल्दी से डेड बॉडी हटाकर चादर बदल दो, और किसी का नंबर पहले जिसका है उसको दे दो। ये सीधे से वाक्य से शुरू होता है, जिसमें नर्स मिस्टर रोजी अपने वार्ड बॉय को बोलती है, और उसका दृश्य हमारे सामने उतर जाता है उस अस्पताल का, जहाँ पर की भीड़ लगी हुई है, और अपने अपने गाँव से, अपने घरों से ऐसे मरीज जो जल्दी ठीक होने की स्थिति के लिए वहाँ पर जद्दोजहद कर रहे होते हैं, उस अस्पताल में आते हैं, और वहाँ पर बेड नहीं मिल पाते हैं। और कई जो मरीज़ हैं वो आशापूर्ण नज़रों से राजू को देखते हैं, और राजू उसका कुछ फ़ायदा भी लेता है। तो यह कुछ दृश्य हमको दिखाता है उस समय, और मुझे ये लगता है कि ये आज से करीब 25-30 साल के बीच की एक कहानी है, जबकि हमारे पीछे होना ये बूथ हुआ करते थे, और उसी से हमारा जो संप्रेषण स्थापित होता था समाज में। और एक नए व्यक्ति के लिए किसी शहर में किस प्रकार उसको दिक्कतें आती हैं, यह भी इस कहानी की शुरुआत में हमको पता लगता है। और जब वो झल्ला करके उनसे बोलते हैं कि भाई आप इस डेड बॉडी को उठाइए, तो बोलते हैं कि कहाँ, कैसे मैं कहाँ लेकर के जाऊँ, अभी मैं नया नया हूँ यहाँ पर, 1-2 रिश्तेदार मेरे पास आ जाएं तो मैं तभी इस लाश को उठा पाऊँगा यहाँ से। दुख मिश्रित एक आग्रह होता है सुरेश का। और उसके बाद इतना टाइम नहीं कहते हुए मरीज की लाइन पढ़िए, देखो ऐसे स्वर में जो है वहाँ राजू से बोलती है रोजी, और उसके इसको बोलती है कि आप इसको मोर्चरी में डाल दीजिए। ये एक संवेदनहीनता है एक नए व्यक्ति के लिए। शहर में एक मृत पड़े हुए बाप के सामने इस तरह का एक व्यवहार होता है, यह एक बहुत ही संवेदनहीनता को दर्शाता है, और एक प्रकार की वहाँ की जो क्राइसिस है उसको भी दर्शाता है। और उसके बाद जब वो मोर्चरी में वहाँ जाते हैं, और उसके बाद वो सूचना देता है, अपने बूथ पर जाते हैं, तो बूथ पर वहाँ पर भी एक फ़ोन करने के बाद जब उनकी दूसरे फ़ोन करने के लिए उंगलियां चलती हैं, जब उसने दूसरा फ़ोन मिलाने का प्रयास किया तो लाइन में खड़ा एक व्यक्ति उनसे बोलता है, चिल्ला कर बोलता है, अरे इतने सारे फ़ोन करने थे तो कहीं और जाते, देखते नहीं लाइन इतने इतने लोग खड़े हैं। अब वो बड़ी विनम्र भाव से कहता है, दरअसल मेरे पिता की मृत्यु हो गई है और उनकी खबर रिश्तेदार को तो देनी है, इसलिए ये सब। और वो वहीं पर फ़ोन पर रुक जाता है। अब फिर उसमें एक व्यक्ति और उग्र भाव से भी बोलता है, अरे किसी एक रिश्तेदार को बताकर उसे सबको बताने के लिए कह दो, हमारा टाइम क्यों खराब कर रहे हो। अब उसी में देखिए वो समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। आप एक और फन किसी एक सगे संबंधी को सूचित कर दीजिए, क्या बताएं बेटा यहाँ सभी की जल्दी है, किसी के जीवन में मरण से यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता, अस्पताल है, रोज यहाँ कितनी मौतें होती हैं। ऐसा उन्होंने समाज के किसी व्यक्ति ने कहा।
लेकिन ये तपती रेत में ओस की बूंद का काम करता है। ये उनका वहाँ पर भाव है कि वो, क्योंकि जब तपती हुई रेत होती है उसमें एक ओस की बूंद ठहर नहीं पाती है, लेकिन यह एकदम उसको शांत नहीं कर सकती। और उसके बाद जब वो फिर अपने इंतज़ार में होता है, प्रतीक्षा कर रहा होता है, तो अपने गांव की ओर फिर वो ले जाती है उस पात्र को। अब वो तब का सीन आता है कि गांव में समीपवर्ती जो एक अस्पताल होता है उसमें उसके चक्कर काटते हैं सुरेश, बहुत परेशान हो जाता है। उसके बाद उसकी प्रभावी असर नहीं नज़र आता है, और जो डॉक्टर होते हैं वो भी अपना पल्ला झाड़ देते हैं कि भाई बीमारी बड़ी है, तो कहीं बड़े शहर में जाकर के इसका पता लग पाएगा बीमारी का, आप वहाँ चले जाओ। अभी माँ भी कहती बेटा आप दिखा लो इनको, वहाँ बड़े बड़े अस्पताल हैं। और वो पैठानी उसके भाई रहते हैं मामा, मामा के यहाँ जाकर उनको फ़ोन मिलाओ और बताओ कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ और आप इंतज़ाम कर देना इस तरह से। तो मामा जी और मामी वहाँ रहती दिल्ली में, और माँ की बात को कैसे टालते हैं आखिर सुरेश। तो फिर चले जाते हैं। इतने महीनों के बाद जो पिता की हालत थी उसमें परेशान था, तो दिल्ली में बीमारी का पता लगाने के लिए और इलाज करने के लिए वो वहाँ चले जाते हैं। और जा कर के वो फिर उनके पास एक विकल्प रहता है मामा जी का घर, और मामा जी के घर चले जाते हैं। एक छोटा सा कमरा है, छोटा सा किचन है, उसमें गैलरी है जिसमें बच्चों का सामान रखा हुआ है, और कमरे के रूप में उसी में वो उसके इस्तेमाल करते थे, और 2 लोग और चले जाते हैं। अब सुरेश का मन वो तो कहता है कि भाई मेरा गौशाला इससे बड़ा है इस कमरे से, कि दिल्ली में रहने वाले लोग कैसे रहते होंगे इतने सीमित संसाधनों में। उन्हें महसूस, लेकिन कहता है कि कुछ दिन बाद तो चले ही जाना है, अब तो क्या करना है हमने, अब थोड़ा इलाज हो जाए तो निकल लेंगे। इस तरह से उनके बात होते हैं। और फिर वो सोचता है कि जीजा जी कल ही अस्पताल में दिखा देंगे, और हमारे गांव के एक व्यक्ति वहाँ नौकरी करता है और मैंने उससे कह दिया है वो दिखा देंगे, नहीं तो यहाँ तो महीनों लग जाते हैं। तो चलो उसको थोड़ा सा साहस बच जाता है कि चलो जल्दी काम हो जाएगा। अगले दिन जब वो पहुँचता है भीड़ देखकर वहाँ दंग रह जाता है। इतनी भीड़ होती है कि जैसे यहाँ पर एक शब्द आता है कौथिक, पहाड़ में जैसे मेला लगा रहता है, ऐसी उस अस्पताल की दृश्य को दिखाता है। और उसके बाद वो हताश हो जाता है, और उसका नंबर 4 घंटे के बाद वहाँ पर कोई पुकार होती है, और वहाँ जाने के बाद उसको बेड नहीं मिल पाता है, और वो बड़ा चिल्लाता है इतने बूढ़े आदमी हैं और बीमार हैं, आप उनको बेड नहीं, बिस्तर नहीं उपलब्ध करा पा रहे हो। लेकिन उसी स्थिति में उसको रहना पड़ता है। 3 दिन के बाद जाकर के उसको एक बेड मिलता है, और तब तक वो देखता होगा कि एक बेड और खाली हो गया, लेकिन उसका नंबर नहीं आया। 2-3 दिन के बाद उसको नंबर मिलता है। और फिर जब वो मामा मामी के साथ रहता है तो दिक्कतें तो होती हैं, और मामा मामी के घर में रिश्तेदार नातेदार भी कुछ सेम पूछने के लिए आ जाते हैं, और मामी बड़ी परेशान हो जाती है। मामा का तो मन होता है कि भाई यहीं रहें, लेकिन मामी चाहती है कि भाई ये चले जाते तो अच्छा था। और फिर वो अपरोक्ष रूप से बच्चों से कुछ झुंझला करके कहती है, वहाँ पिताजी को भी कह देती, कुछ दिन दीदी के यहाँ चले जाते। इस तरह के जो भाव हैं फिर वो उनको बुरा भी लगता होगा। तो इस तरह की मजबूरियां रहती हैं। और फिर हॉस्पिटल में वहाँ जब अस्पताल में चले जाते हैं तो वहाँ पर उनको फिर वहाँ बेड मिलता है, इलाज होता है, लेकिन वो सफल नहीं होता है। आंतों का इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ चुका होता है। और उसके बाद फिर वहाँ जाने के बाद फिर लेकिन इसमें एक चीज़ ये देखने में आती है कि मरीज के जो डायलॉग्स हैं वो डॉक्टर के डायलॉग हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पर वो संप्रेषण और होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है, जो कि बेहद उनकी जो आंतरिक स्थिति थी वो पता लग जाती। और इसके बाद जब वो बेड खाली उस खाली बेड के लिए जब जद्दोजहद रहती है तो उसमें एक एक करके नंबर आता है, और जब नहीं रहते हैं पिता, इलाज सफल नहीं होता है, उसके बाद यह दृश्य आता है कि वो मोर्चरी तक पहुंच जाता है, उसकी तंद्रा टूटती है, मामा का फ़ोन आ जाता है
अरे कल तक तो ठीक थे, आज क्या हो गया। तंद्रा टूटती है, वो गांव के उस दृश्य से बाहर निकलता है और यह सारा कुछ वो देख रहा होता है नायक। और उसमें मोर्चरी के बाहर खड़ा एक व्यक्ति जो है उससे कहता है, साहब इतनी देर तक आपके पिताजी की लाश को संभाल कर रखा है, क्या उसका मेहनताना नहीं दोगे। जो चौकीदार था उनने खीसे निपोरते हुए कहा तो सुरेश का मन वितृष्णा से भर गया। उसे लगा, आहा, ये लाश के साथ भी सौदेबाजी होती है यहाँ। अब जेब में जो भी उसके पास बचा था वो उसको दे दिया और व्यथित मन से वह अस्पताल से बाहर निकल आया। यहाँ पर मानवीय संवेदनाएं देखिए कितने जो अंदर तक कचोटती हैं। और उसके बाद वो जब अंतिम संस्कार करके जब वो लौटता है, कोटद्वार की बस पकड़ता है और उसके बाद वो कैसे गया उसे कुछ पता नहीं रहता। और एक वो रोबोट जैसा, यहाँ पर अंग्रेजी के शब्द भी कुछ आए हैं जिनमें बेड है, डेड बॉडी है, डॉक्टर है, टाइम है, रोबोट है, कई अंग्रेजी शब्दों का भी इसमें प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर जब वो पहुँचता है तो उसके बाद जब वो ISBT के पास आता है तो सुरेश को उस समय इंतजारी खलती है बस की, क्योंकि उसको जाने की अब जल्दी रहती है। एक माह से वो उस माया नगरी में कटु अनुभवों को याद करके वहाँ से तुरंत निकल जाना पसंद करता है। और उस रात उसको रात भर अस्पताल के उन सारे घटनाक्रम को वह देखता है और उसके बाद वो सोचता है कि क्या यही दिल्ली है, यह मायानगर जिसमें झूठी शान और शौकत है, जहाँ दौड़ती भागती जिंदगी है, जिनके पास एक अपने और पराये के लिए कोई संवेदना या सहानुभूति के दो शब्द कहने की भी फुर्सत नहीं है। और वह सोचने के लिए विवश हो जाता है, इससे लाख गुना बेहतर जिंदगी तो हम पहाड़ में जी रहे लोगों की है, जहाँ की माटी में दुनिया भर की दुख विपदा को समेटकर सुख बांटने की परंपरा जन्म जन्मांतर से आज तक भी रची बसी है। और जब वो घर पहुँचता है दोपहर के बाद, उसने बरामदे में पिता के अस्थि कलश को माँ का यह दुखद समाचार सुनाता है। माँ पछाड़ खाकर गिर पड़ती है और लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ढांढस बता देते हैं, सांत्वना देते हैं। जब वह इस दृश्य को देखता है, वो सांत्वना के उस माहौल को देखता है और सहानुभूति के बोलों को सुनता है, तो उसके जो आंसू अभी तक रुके पड़े थे वो छलछला कर अश्रुधार बनकर निकल आते हैं और फूट फूट कर रोने लगता है। और जब तक रोता है व्यक्ति, रोने के बाद ही उसका मन हल्का होता है। और मन कुछ हल्का हुआ और वो महसूस कर रहा है कि महानगरों और शहरों में आधुनिकता की चकाचौंध में कि जिंदा दफन हो चुकी मानवीय संवेदनाएं वास्तविक रूप में पहाड़ के कण कण में रची बची हैं, जिनके बीच आज वह अपनी भावनाएं व्यक्त कर सका है। यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि गाँवों की चिकित्सा व्यवस्था में आज भी सुधार की गुंजाइश है और शहर में संवेदनाओं की आज भी अपेक्षा है और सुविधाओं की आज भी दरकार है। सीमित संसाधनों में गुजारा करने वाले पलायित लोगों के लिए यह पहाड़ एक स्वप्न है आज भी। और यह संदेश भी देती है कि हमारे पहाड़ कितना अच्छा है, कितनी सामाजिक सुरक्षा में हम लोग अपना जीवन गुजारते हैं, जहाँ पर हमारे रीति रिवाज हैं, एक दूसरे के दुख सुख हैं, एक दूसरे की खुशियों को बांटने का रिवाज है। और उसके साथ ही हम इस कहानी में देखते हैं कि एक जो पहाड़ और शहरी जीवन के बीच जो आपाधापी शहरों की है और एक सुकून जो पहाड़ का है, हमारे गांव का है, ग्रामीण जीवन का है, ग्राम्य अंचल का है, यह हमको इस कहानी में दिखता है। मैं नमन करता हूँ लेखक के इस कलम को, जिन्होंने सुंदर शब्दों में
सरल और सहज भाषा में इन मानवीय संवेदनाओं को हमारे बीच में पहुंचाने का कार्य किया है। और मैं इस पटल पर जुड़े हुए समस्त लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैंने समय शायद ज़्यादा ले लिया है। और मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय नीरज भारद्वाज सर का, डॉक्टर वेद प्रकाश जी का, अध्यक्ष जी आदरणीय नेगी जी का, और विशेष आभार डॉक्टर वेद प्रकाश वत्स जी का। और मैं बहुत बधाई देते हुए आभार और धन्यवाद भी कहना चाहता हूँ लेखक बहुमुखी धनी प्रतिभा के धनी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का। और सरस्वती माता से यह प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कलम को और अधिक धार दे, एक नई पयाण मिले और समाज को दिशा और शिक्षा देने के लिए वो हमेशा इसी तरह संकल्पित होकर के समाज को, इस साहित्य जगत को नई नई कृतियों से उसका भंडार भरते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए सबको प्रणाम करता हूँ। और गणेश चतुर्थी की और इस अवसर पर मैं सबको बधाई भी देता हूँ, करवा चौथ की भी। सबको प्रणाम, आभार, धन्यवाद, प्रणाम सर। प्रणाम, सादर धन्यवाद श्री मोहन चंद्र जोशी जी। मैं ये कहूं कि आपको सुनते हुए लगा ही नहीं समय का आभास, और आप तो कितना ही लंबा बोल सकते। एक कथाकार जितने सरल शब्दों से अपनी बात को रख सकता है, वो अद्भुत प्रतिभा। अपने कहानी में मैं ये कहूं कि कहानी को रीजनरेट किया एक नया आयाम के साथ, और कहानी को दृश्यात्मकता के साथ हमारे सामने रखा। और कहानी के एक एक बिंदु को छूते हुए आपने कहानी को कब मतलब समापन की ओर ले गए। ईमानदारी से मैं पूरा सुनता एकदम बंधा रहा। एक साहित्यकार की चेतना ही होती है कि वो शब्द को मतलब इतना सरलता से अपने पाठक के अंदर पिरो देता है कि वह उसके साथ बहना शुरू कर देता है। हमारे साथ मेरे बड़े भाई आदरणीय स्तंभकार और साहित्यकार डॉक्टर वेद प्रकाश मानवीय जीवन में आप सोचकर आते हैं, वो मानवीय जीवन वैसा नहीं है। अपने स्वास्थ्य चिंतन, मोहन चंद्र जी ने जो स्वास्थ्य जो चिंतन और उसकी जो खामियां है वो पूरा आपने अपने व्याख्यान में कहा। और रामचरितमानस की पंक्ति मुझे याद आ जाती, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहित भजन जगत सब सपना। कि जो ये स्वप्न रूपी जो दिखता है ना, जो ये स्वप्न दिख रहा महानगरीय जीवन का, जो ये स्वप्न है जिसकी चकाचौंध में लोग भाग रहे हैं, वैसे ही लगता है कि चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो उस दौड़ भाग में कितने ही रिश्ते, कितने, और मैं निशंक जी की कहानियों की और यहाँ सुंदरता मुझे दिखती है। निशंक जी रिश्तों के साथ जीते हैं, हर कहानी में एक रिश्ता और रिश्ते के साथ जीना। वो मामा मामी के घर, यानी कि सुरेश मामा मामी के घर, ठीक है, तो सब चलता है परिवार में सारी स्थितियां, लेकिन मामा मामी के घर। और वहीं पर निशंक जी परिचय भी देते हैं, बहन भी है, सुरेश भी है, अध्यापक भी है। क्योंकि निशंक जी के साहित्य में मैं कई बार कहता हूं कि उंगली रखने का या उस पर कोई प्रश्नवाचकता लगाने के लिए समीक्षक को 4 बार सोचना पड़ेगा, कभी वह घेरे में ना आ जाए। मैं आदरणीय वेद प्रकाश जी मेरे साथ जुड़े हैं, तो वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं, क्योंकि मैं उनके मन के भाव को जब देख रहा हूं, क्योंकि उनकी भी आंखें बोलती हैं, पैर का चक्कर है और उंगलियों पर जो इशारा होता है वो सब ऐसे ही चलता है। बड़े भाई हैं। मैं आदरणीय वेद प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात को रखें। आदरणीय वेद प्रकाश जी। हमारे दोनों ही वक्ता
वक्ताओं को, आदरणीय भाई रजत जी और आदरणीय मोहन जी को मैंने सुना, और निश्चित रूप से मैंने सुना पूरा। मैं बीच में जुड़ नहीं पाया क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा था, थोड़ा सा कहीं बाहर जाना हो गया अचानक से। लेकिन दोनों ही वक्ताओं ने आज बहुत समा बांधा, और मोहन जी के लिए तो मतलब जैसा मैंने सोचा था उससे भी कई गुना आगे। मैं बीच में ताली बजाना चाह रहा था, लेकिन मेरे हाथ में स्टीयरिंग था और मुझे अभी भी एक हाथ से मुझे फोन पकड़े रखना पड़ रहा है, तो ताली मैं नहीं बजा पा रहा हूँ। तो आप मान लीजिए कि मैं मन से आप सबके लिए तालियां बजा रहा हूँ। एक सूचना के निमित्त भी मैं उपस्थित हुआ हूँ। आगामी 25, 26, 27 अक्टूबर को लेखक गांव जो देहरादून के थानों में आकार ले चुका है, वहां अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन हो रहा है। साहित्य, संस्कृति और कला का ये महोत्सव है जिसमें देश विदेश के अनेक विद्वान सम्मिलित होंगे। ऐसा कल तक की जो जानकारी है, लगभग 55 से 60 देशों के लोग इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाइन माध्यम से अपनी शिरकत करेंगे, ऐसी जानकारी है। और देश के लगभग प्रत्येक प्रांत से वहां आदरणीय मोहन जी, वहां लोग आएंगे, साहित्यकार आएंगे, संस्कृति कर्मी आएंगे, कलाकर्मी आएंगे। तो ऐसी आप सबको ये सूचना है कि जो भी आसपास देहरादून में रहने वाले लोग, उत्तराखंड में रहने वाले लोग, आप सब उसमें सादर आमंत्रित हैं। जो इस पटल पर लोग जुड़े हुए हैं, जहां भी इसको सुन रहे हैं, आप सभी आमंत्रित हैं। आयोजकों की तरफ से एक पंजीकरण की प्रक्रिया की गई है, उसमें जिनका पंजीकरण हुआ है उनके आवास की व्यवस्था, जहां तक मुझे जानकारी है, देहरादून में है। वो सब सूचनाएं भी साथ साथ चल रही हैं, और ये एक बड़ा उत्सव होने वाला है, बड़ा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव होने वाला है। इसी के निमित्त में बहुत बधाई भी, क्योंकि आसना जी भी जुड़ी हुई है और सब उस कार्य में बहुत सरगर्मियां हैं, बहुत मेहनत से लगे हुए हैं। रात के 11-11, 12-12 बजे तक बैठकें हो रही हैं, और आदरणीय निशंक जी भी उसी में है। तो इस जानकारी के साथ बस, और जहां तक इस कहानी का प्रश्न है नीरज जी, इसमें सुरेश कोई अलग नहीं है, वो स्वयं आदरणीय निशंक जी हैं। पिछले दिनों बैठे थे तब इस कहानी के ऊपर चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा ये स्वास्थ्य व्यवस्था पर बहुत लिखा है निशंक जी ने। वो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं कुछ ऐसी हैं कि बहुत चाहकर भी शायद थोड़ा कुछ परिवर्तन कर पाए। और पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याएं तो निश्चित रूप से बहुत अधिक है स्वास्थ्य को लेकर, इससे किसी का। और अभी हमारे दोनों वक्ताओं ने कहा कि 25 साल पहले ये कहानी हमें लेकर जाती है। मैं इसमें बस एक लाइन जोड़ता हूँ, ये कहानी आज भी वहीं खड़ी है। आज भी आप किसी दिल्ली के हॉस्पिटल में जाइए ना, वहां ऐसी ही हालत मिलेगी, और आपको अनऑफिशियली कोई कहता मिल जाएगा कि 1 या 2 दिन वेट कर लो, फला बेड पर कोई पेशेंट खत्म होने वाला, उसका बस हो गया उसका काम, तो वो बेड आपको मिल जाएगा, कहीं से सिफारिश लगवा दो। तो ये स्थिति बहुत बदली नहीं है, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, रिसोर्सेज हमारे पास कम है, जितना जनरेट करते हैं उतना और अधिक डिमांड होती है। तो बहुत सारे कारण हैं, उन पे हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये कहानी निशंक जी की अपनी है। वो कल्पना से नहीं लिखते हैं, उनका यथार्थ अपना स्वयं का होता है। ऐसे उन्होंने चर्चा की जी। आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनकी एक कविता पढ़ना चाहता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, किताब मैंने भावानुवाद किया था तो मुझे कहानी एक कविता याद आती है उनकी, पीड़ा को सहा। हाँ, पीड़ा को जी, सहा। एक कविता और फिर आसना जी। पीड़ा को हमने सदा ही सहा है, घेरा दुखों का सदा ही रहा है, किसी का न साया मिला ना सहारा, बना दुख में मजबूत दिल था हमारा, हम साथ तेरे ये किसने कहा है, घेरा दुखों का सदा ही रहा है, मनुज से मनुज का उठा जो भरोसा, संवेदना को उसने जी भर के कोसा, दुखों का दावानल हृदय में जला है, घेरा दुखों का सदा ही रहा है, जलती है धरती जला आसमां है, धरा आसमां की भी अजब दास्तां है,
भरोसे से छल का जो धोखा मिला है, घेरा दुखों का सदा ही रहा है। अपना बनाया संसार सारा, दुनिया को जीता पर अपने से हारा। सदियों से नयनों में सागर बहा है, घेरा दुखों का सदा ही रहा है। पीड़ा को हमने सदा ही सहा है, घेरा दुखों का सदा ही रहा है। धन्यवाद। प्रणाम सबको। अद्भुत, अलौकिक, दिव्य। कहते हैं ना कि साहित्यकार की चेतना, संवेदना को कोई रोक ही नहीं सकता, वो निकल कर आएगी ही आएगी। और उसकी उस चेतना और संवेदना को हमने मतलब अंदर है, वो दर्द भी है, वो मर्म भी है, वो संवेदना भी है। अब मैं मंच की गरिमा को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय श्रीमती डॉक्टर आशना नेगी जी से निवेदन करूंगा, हिमालय विरासत ट्रस्ट के अध्यक्षा हैं, कि मैं उनसे निवेदन करूंगा वो धन्यवाद के लिए आए। आदरणीय आशना जी। इस आभासी पटल पर उपस्थित आप सभी सुधीजनों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ हिमालय विरासत परिवार की ओर से। और आज की श्रृंखला 75वीं, और मुझे ये था कि 75वीं जो हमारी श्रृंखला होगी, हम वो लेखक गांव में जाके करने वाले हैं, पर कार्यक्रम को लेके इतनी व्यस्तताएं हैं कि समय निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी भी रोड कार्यालय से ही मीटिंग करके मैं वापस घर आ रही हूँ। तो आप सभी का सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये श्रृंखला हम 75 तक पहुंच चुके हैं। और जैसे कि रजत जी और मोहन जोशी जी आज पहली बार डॉक्टर निशंक का रचना संसार में हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने इससे पहले 108 श्रृंखलाएं पूरी कर चुकी है, जो कि डॉक्टर निशंक के साहित्य पर ही हमने पूरी करी है। हमें उस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। और उसके बाद फिर हमारा ये मन हुआ कि इस श्रृंखला को क्यों ना हम पुनः आगे बढ़ाएं, और फिर हमने रविवार या कहानी वार्ता के नाम से ये श्रृंखला दोबारा शुरू करी, जहाँ पे हम हर रविवार डॉक्टर निशंक की एक कहानी पे चर्चा करते हैं, समीक्षा करते हैं। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि पूरे भारत से, और भारत से नहीं पूरे विश्व से हमारे साथ इतने साहित्यकार, इतने कला प्रेमी, इतने साहित्य प्रेमी जुड़ते हैं। और वाकई में ये जो श्रृंखला है इसी तरह से आगे बढ़ती जा रही। मैं एक माध्यम मात्र हूँ श्रृंखला चलाने का। नीरज जी बड़ी तारीफ कर रहे थे, तो मैं ये कहूंगी मैं माध्यम मात्र हूँ कि मैं ये श्रृंखला चला रही हूँ, और आप सभी लोग इसमें मेरा साथ दे रहे हैं। तो ये श्रृंखला इसी तरह से आगे बढ़ती है। और आज की कहानी पर आप दोनों ने बहुत ही अच्छा वक्तव्य अपना रखा है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं साहित्य के क्षेत्र से बिल्कुल भी नहीं हूँ, साहित्य से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके जो साहित्य की वो विधा है वो समझ आने लगी है। और वाकई में डॉक्टर निशंक की जो कहानियां हैं वो कल्पनाएं नहीं है, वाकई में यथार्थ है, सत्य है। और पिनानी जहाँ का ये संदर्भ आ रहा था, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये डॉक्टर निशंक का जो पैतृक गांव है वो वही है पिनानी की तरफ। तो ये कहानी वाकई में वही की है। और जैसे कि कहानी में हम चर्चा कर रहे हैं कि 25 साल पहले लिखी गई है, वो कहानी उन्होंने कहीं ना कहीं जी है, समझी है। और जब वो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं उस दौरान उन सारी चीजों को